सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स फर्स्ट ईयर बच्चे, लास्ट वी हैव कंप्लीटेड द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन बेस में कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने। उसमें हमने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा दो टाइप के होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह हम कॉमन एमिटर आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट, कॉमन कलेक्टर का नहीं है इसमें कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कलेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर के हैं। तो जो कॉमन एमीटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इनपुट और आउटपुट मैंने बताया था, वोल्टेज और करंट के बीच में ही होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज करंट। इसी तरह आपके आउटपुट वोल्टेज और करंट के बीच में। तो आपको कॉमन एमीटर पता है कैसे बनेगा? देखिए मैं छोटा सा बना के दिखाती हूँ, यहाँ बना देती हूँ, देखिएगा ये आपका कॉमन एमीटर है। एमीटर को आपने यहाँ कॉमन कर लिया, एमीटर, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर। इसको आप फॉरवर्ड वाइज रखेंगे अगर आपने एनपीएन दिया है, ठीक है। इनपुट वाला हमेशा फॉरवर्ड वाइज, ये वाला रिवर्स वाइज। एनपीएन लिए इसके हिसाब से फॉरवर्ड वाइज कर दीजिए। पी है बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट होगा, अभी क्या है एन है, तो रिवर्स वाइज करना है, इसको उल्टा कर दो, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे जैसे पहले किया था। ये क्या लगाएंगे, इनपुट पे लगाएंगे एमीटर, तो मिली एम्पियर करंट को नापेगा। इसी तरह एक इधर लगाएंगे, मिली एम्पियर करंट को नापेगा एमीटर। एक क्या लगाएंगे आप, वोल्टमीटर लगाएंगे। देखिएगा कैसे लगाएंगे, पैरेलल में। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, ये आपका यहाँ पे लग जाएगा पैरेलल में, आपका वोल्टमीटर लग जाएगा। इसी तरह इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक बार इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट, तो आपको समझ आ गया वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट में हम कैसे करें। जैसे मैं इसको पूरा ही समझा रही हूँ, इसे यहाँ से शो करके। दो ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने क्या बताया था उसमें, मैंने इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, वी बी ई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वी बी ई, ये क्या है वी सी ई, सी और ई है ना, बी और यहाँ पे आ जाएगा आपका वी सी ई आउटपुट में। इनपुट करंट क्या है आई बी, ठीक है। ये हमेशा कम होती है करंट, तो माइक्रो एम्पियर्स में, ठीक है। और यहाँ वाली आउटपुट करंट क्या है आई सी, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लोगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट की वोल्टेज को क्या करोगे, कांस्टेंट करोगे। तो यहाँ पे वी सी को क्या करोगे आप, कांस्टेंट करोगे, वी सी ई कांस्टेंट होगा। यानी आप वी सी को पहले एक पॉइंट पे फिक्स करोगे और वी बी ई को बढ़ाओगे और देखोगे कि आई बी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे आप वी सी को 2-3 बार फिक्स करके, कभी 2 पे, कभी 0 पे, कभी 2 पे फिक्स करके फिर वी बी ई को बढ़ा और घटा सकते हो, ठीक है। तो देखिए वी बी, तो ये वाला जो ग्राफ आ रहा है वो आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है। वी सी ई मैंने यहाँ पे दिया है 15 वोल्ट पे, और एक मैंने इसे कम वैल्यू दी है, वो दी है मैंने, सॉरी आई जस्ट रियली सॉरी बच्चों, ये ऐसे आए, ये वाली भूल जाना नहीं, ठीक है। ये वाली नहीं, ये वाली जाना, इसे निकलते हुए जुड़ते, ठीक है। ये वाली, ये हो जाएगी बी सी ई, एक मैंने दी है 5 वोल्ट, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें ना थोड़ा सा गलत बन गया, तो बहुत ज़्यादा मतलब आगे ये बहुत गड़बड़ कर रहा था, समझ ही नहीं आएगा आपको, इससे मैंने नया बना के दिखाया इसमें। देखिएगा आप इस ग्राफ में देखिएगा कि जैसे यहाँ मान लीजिए आप, ये तो 0.5 है, ये आपकी 1.0 वोल्ट के आसपास है, ये 1.5 वोल्ट है, तो ये कोई 0.7 वोल्ट के आसपास है। आपको पता है कि सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्ट के बाद में करंट को क्या करता है, फ्लो करने देता है। तो यहाँ देखिएगा ये आपकी इनपुट वोल्टेज हो गई और ये आपकी इनपुट करंट हो गई। अब देखिएगा ज़रा, आप यहाँ देखिए, एक बार तो आपने वीसी को 5 वोल्ट किया है, एक बार वीसी को आपने 15 वोल्ट किया है, ठीक है। इनपुट करंट आपकी आई बी है, इनपुट वोल्टेज आपका वी बी है, और आउटपुट वोल्टेज को आपने कांस्टेंट किया है 2, ठीक है।
आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जो आपकी बेस करंट है IB, बेस करंट IB जो है वो क्या हो रही है, बेस करंट आपकी इंक्रीज़ कर रही है जैसे जैसे आप क्या करोगे, बेस एमीटर वोल्टेज को, बेस एमीटर वोल्टेज यानी इस वोल्टेज को आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप बेस एमीटर वोल्टेज को बढ़ाते चले जा रहे हो वैसे वैसे आपकी करंट भी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। ऐसे बढ़ना ही तो होता है, जैसे आप एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ा रहे हो ऐसे ऐसे वाई एक्सिस की आपकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, मतलब VB की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे आपकी जो इनपुट करंट है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, RI V/I होता है, ठीक है। V क्या है आपका, VBE, चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज, तो चेंज इन बेस करंट एट कॉन्स्टेंट VCE, ठीक है। ये आपकी होगी डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी जो ये बेस करंट की जो वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस आपका उतना ही कम होगा, रेसिप्रोकल है ना, ठीक है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस इज़ लो फॉर द CE कन्फिग्रेशन, क्योंकि आपकी बेस करंट तो आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, VB पे। ये जितनी ज़्यादा आप बढ़ाते चले जाओगे बेस करंट आपकी क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। देखिए ऐसे बढ़ना होता है ना, ये एक्स और वाई एक्सिस बनाते थे, जैसे एक्स एक्सिस की वैल्यू फिर वाई फिर एक्स फिर वाई, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बनाते थे, यानी ये बढ़ना बता रहा है ऐसे। तो जितनी ज़्यादा आप इसको बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपका बेस वैल्यू बढ़ेगी। तो जब ये बढ़ेगा तो ये उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इसको हम बोलते हैं डायनामिक का अंदर जो चेंज होता रहता है, जो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है वो कौन सी साइड पे, इनपुट के लिए हम वैल्यू ले रहे हैं। तो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, कम होगी, किसके लिए, कॉमन बेस के लिए, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है आपकी IB पे, और IB किस पे डिपेंड कर रहा है, VBE पे, जबकि आपका कॉमन बेस में ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे काम करता है। मैं इसको ज़रा एक एल्गोरिदम, एक फ्लो में समझाती हूँ, देखिएगा ज़रा। देखिए बच्चों, इस ग्राफ को ज़रा आप समझिए, एल्गोरिदम समझने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं इसमें। हम यहाँ अगर आप ग्राफ में देखें तो आप ये देखिए, जब आपका VBE, ये देखिए इस वाले को, ये भी यही वाला पॉइंट है, और आपकी करंट तो बढ़ी है 20 से 60 हुई है, लेकिन जो आपकी वोल्टेज है 20 पे आपकी वोल्टेज कितनी है, आपने मान ली 0.7 मान ली, और 60 पे आपकी वोल्टेज कितनी है, उस टाइम पे भी आपकी वोल्टेज कितनी है, 0.7 वोल्ट, इस वाले ग्राफ में, किसमें, कॉमन एमीटर के केस में। तो आपका VCE, इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट VBE वोल्टेज को कांस्टेंट करने पर, ठीक है, हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर हम VBE कांस्टेंट है और अगर हम क्या कर रहे हैं, ये तो आपका कांस्टेंट है 0.7 पे एक बार आपका करंट 20 और एक बार 60 है, इस वाले में एक बार 20 आ रही है इस वाले पे, और एक बार क्या आ रही है, 60 आ रही है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम VCE को, अगर हम, यानी किसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है, यानी अगर हम आउटपुट वोल्टेज को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारी बेस करंट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। देखिएगा ये तो आपका क्या है 0.7, इनपुट वोल्टेज तो अब आपकी फिक्स हो गई, लेकिन उस पर आपकी करंट क्या हुई, इस वाले, ये तो आपका 5 वोल्ट पे है और ये आपका 15 वोल्ट पे है, तो इस वोल्टेज का, ये वोल्टेज तो आपने कांस्टेंट कर दी, तो अब किसका इफेक्ट देख रहे हैं हम, किसका, आउटपुट वोल्टेज का। तो अगर आप आउटपुट वोल्टेज इस वाले फिक्स वोल्टेज पे, इस फिक्स वोल्टेज पे आपकी 0.7 इनपुट वोल्टेज पे आपकी करंट कितनी थी, 60 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और जब आपने VCE को, आउटपुट वोल्टेज को 15 वोल्ट बढ़ा दिया, 5 से आपने 15 वोल्ट बढ़ा दिया, तो 15 वोल्ट का ग्राफ ये है, तो उस केस में उसी वोल्टेज पर आपकी करंट क्या आ गई, ये देखिए, ये ग्राफ ये वाला है ना, तो अब आप इस वाले ग्राफ पे देखो, तो इस ग्राफ पे कितनी आ रही है करंट, 20। तो यानी अगर आप आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा देते हो और इनपुट वोल्टेज को क्या कर देते हो, कांस्टेंट रखते हो, तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने पर, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करने पर, बढ़ाने पर आपका जो बेस करंट है IB जो है वो आपका क्या हो रहा है, घट जा रहा है, 60 से 20 हो जा रहा है, तो आपकी IB क्या हो जाएगी, बेस करंट आपकी डिक्रीज हो जाएगी। वो क्यों हो रही है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिएगा, आपने इसको तो फिक्स कर दिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये तो फिक्स हो गया फॉरवर्ड बाइस, जितने इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उतने ही हैं,
लेकिन आपने रिवर्स बाइस को, आउटपुट वोल्टेज का मतलब है आउटपुट पे क्या होता है, रिवर्स बाइस है ये, तो ये रिवर्स बाइस बहुत ज़्यादा क्या हो गया, आपने वोल्टेज बढ़ा दी। तो जितना ज़्यादा आप रिवर्स बाइस करोगे तो वो जो डिप्लेशन लेयर है इस पर, रिवर्स बाइस में डायोड क्या हो जाती है, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है। तो वो डिप्लेशन लेयर जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ना के बराबर क्या करेंगे, जंक्शन को क्रॉस करेंगे। तो जब वो क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे, कंबाइन ही नहीं होंगे। तो जब वो कंबाइन ही नहीं होंगे तो वहाँ करंट क्या होगी, आपकी इंक्रीज़ करेगी नहीं, जबकि आपकी इंक्रीज़ क्या करंट क्या हो जाएगी, पहले से भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी इनपुट करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जितना ज़्यादा कम रहेगा और ये इतना जितना ज़्यादा रहेगा उतने ज़्यादा आपकी करंट बढ़ेगी। लेकिन अब ये तो आपने फिक्स कर दिया और इसको आप बढ़ाए चले जा रहे हो आउटपुट वोल्टेज को। तो ये तो क्या है, यहाँ पे 5 से 15 वोल्ट कर दिया आउटपुट वोल्टेज को। तो आपकी जो करंट जो 60 थी अब वो किस पे पहुँच गई, 60 पे पहुँच गई, कम हो। 60 तो ये वाली थी। ठीक है, फिर आपने उसी वोल्टेज पे, उसी इनपुट वोल्टेज पे आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ नहीं किया। तो उस पर आपकी जो इनपुट करंट है वो क्या हो गई, कम हो गई, वो कितनी आ गई, 20 माइक्रो एम्पियर आ गई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो VCE को इंक्रीज़ करने पर, आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करने पर हमारी जो बेस करंट है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए बच्चों, ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है आउटपुट करंट IC और आउटपुट वोल्टेज VCE। और अब क्या करोगे, आउटपुट में हम किसको कांस्टेंट करते हैं, करंट को, इनपुट करंट को। तो यहाँ पे आपने IB को बार बार क्या किया है, एक पॉइंट पे IB, जैसे यहाँ पे ले लीजिए 0, IB 20, IB 40, IB 60। ठीक है, अब आपने क्या किया, पहले IB को एक बार 6 फिक्स कर दिया, IB को 0 वोल्ट पे। ठीक है, ये वाला तो ये भी आपका होता है कट इन रीजन, कट इन मतलब वहाँ पे कुछ नहीं होता। और ये वाला कौन सा है आपका, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका, एक्टिव रीजन। 3 रीजन होते हैं ना, कट इन रीजन मतलब ऑफ, सैचुरेशन रीजन मतलब बहुत हाई करंट, और एक्टिव का रीजन इन दोनों के बीच का। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव रीजन। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक बार आपने 0 को बेस करंट को पहले 0 लिया, फिर VC को बढ़ा के देखा और IC के बीच में ग्राफ खींचा, फिर आपने बेस करंट को फिर बढ़ाया 20 पे फिक्स कर दिया, फिर आपने VC को फिर से बढ़ाना शुरू किया और IC और इसके बीच में ग्राफ खींचा। तो जब आप इस ग्राफ को खींचोगे तो आपको दिखाई दे रहा है 3 रीज़न आ रहे हैं इसमें। पहले रीज़न क्या बताया मैंने आपको, कट ऑफ रीज़न, कट ऑफ रीज़न। ठीक है, कट ऑफ रीजन में क्या होगा, कट ऑफ रीजन का मतलब होगा कि आपका BE बेस एमीटर, ये वाला कट ऑफ रीजन का मतलब है, इस कट ऑफ रीजन का इसका मतलब है कि आपका ये वाला रीजन भी और आपका यानी C आपका जो है BE ये वाला रीजन और आपका CE BE बेस एमीटर और कॉमन एमीटर, मतलब दोनों जंक्शन आपके क्या हैं, BE और आपके CE, बोथ जंक्शन क्या हैं आपके रिवर्स बाइस है। मतलब क्या है, रिवर्स बाइस है, मतलब आपने जो, ठीक है, दोनों रीजन क्या आपके रिवर्स बाइस है, मतलब आपकी बेस करंट वहाँ पे क्या हो गई, आपकी IB यानी ट्रांजिस्टर यानी आपके दोनों डायोड किस में है, कट ऑफ रीजन है, मतलब ऑफ पड़े। ठीक है, यानी आपकी बेस करंट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और जब आपकी बेस करंट 0 होगी तो आपकी कलेक्टर मतलब आपकी बेस करंट ही 0 हो गई, तो यानी एमीटर से तो आपके कुछ भी, बेस से आपका कुछ भी इलेक्ट्रॉन किस पे नहीं जा रहे हैं, कलेक्टर पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो यानी वहाँ पे जो करंट होगी मेजॉरिटी कैरियर की वजह से नहीं होगी, थर्मल जनरेटेड जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उसकी वजह से करंट फ्लो करेगी, और वो करंट क्या होती है, लीकेज करंट। ठीक है, तो कलेक्टर पे जो करंट होगी वो आपकी होगी लीकेज करंट, ICEO कह सकते हो आप, इसको हम कहते हैं लीकेज करंट। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कट ऑफ रीजन, इसको इसी तरीके से समझाना है आपको। फिर है आपका इसके बाद में, कट ऑफ रीजन के बाद में है आपका नेक्स्ट, फिर आपका सैचुरेशन रीजन। चलिए 1 बाय 1 समझ, एक्टिव रीजन भी समझ लीजिए।
नेक्स्ट है आपका एक्टिव रीजन, ये एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या है, इसमें एक्टिव रीजन में क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले सबसे पहले जब समझाए थे सब चीज़ें समझाई थी। एक्टिव सैचुरेशन देखिएगा, फिर सैचुरेशन कट ऑफ रीजन का मतलब है दोनों जंक्शन, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों रिवर्स बाइस, और सैचुरेशन का मतलब ये फॉरवर्ड बाइस, ये भी फॉरवर्ड बाइस, और एक्टिव का मतलब ये फॉरवर्ड बाइस और ये रिवर्स बाइस। तो अब आप एक्टिव रीजन में यही लिखेंगे। अब बीई जंक्शन तो क्या हो गई आपकी, बी जंक्शन हो गई आपकी फॉरवर्ड बाइस, और सीई कलेक्टर एमिटर जंक्शन हो गई आपकी रिवर्स बाइस। ठीक है, तो अब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो किस में ऑपरेट करेगा, जो आपका ट्रांजिस्टर है वो किसके रीजन, एक्टिव रीजन में करेगा। ठीक है, इन्हीं चीज़ों से समझना है आपको। इससे क्या होगा, आपकी कलेक्टर करंट आईसी इंक्रीजेज होगी स्लाइटली विद इंक्रीज इन द वीसी वोल्टेज। यानी अब अगर आप आउटपुट वोल्टेज में थोड़ा सा भी चेंज करोगे, स्लाइटली, थोड़ा सा भी, स्लाइटली इंक्रीजेज आउटपुट वोल्टेज, जैसे ही आप आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे तो आपकी कलेक्टर करंट आईसी बहुत तेज़ी से क्या करेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और यानी ये कब हो रहा होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, इनपुट करंट पर। और इनपुट करंट क्या है आपकी आईवी। जैसे ही आप वीसी को बढ़ाओगे, कलेक्टर मीटर वोल्टेज को बढ़ाओगे, तो आप पे क्या हो जाएगा, आपकी जैसे ही आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ाओगे तो आपकी आईसी क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जैसे वो बढ़ेगी तो यानी आपका, यानी क्या बढ़ रहा है, यानी आपकी बेस से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं वो सब किस पे जा रहे हैं, कलेक्टर पे जा रहे हैं। यानी आपकी जो कलेक्टर करंट है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, बेस करंट पे। अब हम क्या दिखा रहे हैं कि एट अ फिक्स वोल्टेज ऑफ, एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ वीसीई, अगर आप वीसी को किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दो और उसके बाद में क्या करो, इसको तो आपने फिक्स कर दिया, अब उल्टा करेंगे हम, इसको आपने वीसी को आपने फिक्स कर दिया, लेकिन आपने आईवी को क्या किया है, इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका आईसी बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा। ये देखिए कितनी तेज़ी से ये एकदम इंक्रीज कर रहा है, ये है वो। यानी आपको इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी फिक्स वैल्यू पे, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VCE, किसी वैल्यू को फिक्स कर दें VC वैल्यू को, तो क्या होगा, देन IB आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा IC इंक्रीज करेगा, IC इंक्रीजेस वेरी मच, IC आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, वेरी मच एज IB इंक्रीजेस। तो आप भी देखिएगा जैसे जैसे आप IB को बढ़ा रहे हैं तो IC वाली जो करंट आपकी बढ़ती है। फिर आपने IB को बढ़ाया, IB को आपने 0 से 20 माइक्रो एम्पेयर कर दिया, 0 से 20 माइक्रो एम्पेयर, तो आपका IC फिर से बढ़ गया। फिर आपने 20 से 40 किया, फिर आपका IC बढ़ गया। मतलब आपका यहाँ से डायरेक्टली लेना देना किसका चल रहा है, IB और IC का चल रहा है। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है इसके बारे में, अगर आपको कॉमन एमिटर के बारे में मैंने बताया था, बीटा होता है इसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट ये है, इनपुट ये है। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगी वैल्यू, IC बराबर बीटा IB। मतलब अगर आप बीटा में बेस करंट में, इनपुट करंट में थोड़ा सा भी चेंज करोगे, ठीक है, तो उसके एम्प्लीफिकेशन फैक्टर से हर बार गुना होकर कितनी ज़्यादा गुना करंट बढ़ जाएगी। IB तो आपको बढ़ ही रहा है ना, IB IC के साथ, IC जो है वो IB के साथ बढ़ रहा है। IB जितना बढ़ रहा है उसमें उसका कुछ पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है हमेशा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का, ये बीटा टर्म्स हमेशा मल्टीप्लाई होगी। तो आपका यही दिखाया है कि IB के साथ साथ ही आपका IC इंक्रीज करेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका सैचुरेशन रीजन, लास्ट आता है आपका सैचुरेशन रीजन। ठीक है, सैचुरेशन रीजन, एक मिनट। सैचुरेशन रीजन क्या कहता है कि आपकी दोनों ही जो कॉमन बेस एमीटर और आपका कॉमन एमीटर, बोथ जंक्शन
आपकी क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड है। क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड। तो फॉरवर्ड बाइस में होने की वजह से क्या होगा, इस केस में आपका क्या हो रहा है, ये देखिएगा जरा ग्राफ में, ये दोनों ही जंक्शन यहाँ पे क्या होंगी, पहली बात तो फॉरवर्ड बाइस होंगी सैचुरेशन रीजन में। ये मैंने बिल्कुल जब शुरू में ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया था तब बताया था। तो आप ये देखिए इस रीजन में, सैचुरेशन रीजन में आई बी का, क्योंकि ये इधर इधर का हिस्सा है ये वाला, तो यहाँ पे इस रीजन में, इन दिस रीजन आईसी जो है इंडिपेंडेंट, आईसी इंडिपेंडेंट ऑफ आई बी, मतलब आईबी के बढ़ने घटने का सैचुरेशन रीजन में कॉमन एमिटर केस में आईसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर किसका फर्क पड़ेगा, एज वीसीई इंक्रीजेज, जैसे आप वीसी को बढ़ाते चले जाओगे आईसी इंक्रीजेज वेरी मच। समझ आ गई मेरी बात। तो ये देखिएगा जैसे आपने थोड़ी सी वोल्टेज अप्लाई, आपने जीरो से आप 20 पे गए तो देखिए कितनी करंट बढ़ गई, 20 से 40 पे गए बहुत ज़्यादा करंट बढ़ गई। तो यहाँ पे डायरेक्टली वीसी किस पे डिपेंड कर रहा है, आईसी पे। मैं इसकी एक फ़ोटोज़ खींच के आपको भेज रही हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको जल्दी समझ आ जाएगा और नोट्स आपके पास इसके होंगे, तो इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल आपके उसी की तरह से हैं जैसे हम सिंपल इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कॉमन एमिटर केस में बिल्कुल वही है जो आपके डायोड के थे, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, वो क्लास में आके भी मैं समझाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको इसके फ़ोटो साथ साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।